हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है राहुल और मैं आपको राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस सेल चैप्टर का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 9th का है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि पहले वीडियोस नहीं आ रहे थे लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसमें कुछ टर्म्स छूट गए थे। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। हालांकि एक प्रोसेस होता है, छोटा सा टर्म है, समझ लेते क्या होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में इसी वीडियो में राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे कि राइबोसोम्स होता क्या है। ठीक है ना, तो समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो क्या करना है, बाकी सारे वीडियोस को देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट भी कर लेना है और शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूट्यूब की बात। अब हमारी बात क्या होती है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होते हैं। पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, काफ़ी डिटेल से पढ़े थे कि RER क्या होता है, ACR क्या होता है, सारा चीज़। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR मतलब क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दे सकता क्योंकि आप जाकर के उस वीडियोस को देख करके आए, ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। काफ़ी डिटेल से बना है। ठीक है, तो समझते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आपसे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जुड़े रहेंगे। अब क्या करना है, इसका डिफिनेशन लिखना है भाई कि डिफिनेशन क्या होता है। हालांकि डिफिनेशन में ही समझ लेते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता क्या है। तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच it is the process by which involves synthesis of cell membrane। ठीक है, समझ में आया कि it is the process by which involves synthesis of cell membrane with the help of proteins and lipids। ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और मेन क्या होता है इसमें आपका, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यही ज़्यादा सिंथेसिस करवाता है मेम्ब्रेन्स को बनाने में। ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, पढ़ा ही होगा, तो राइबोसोम्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। कुछ मेम्ब्रेन इसका भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनता है। ठीक है ना, और भी हमने बताया था। ठीक है, प्रोटीन्स मेनली क्या होते हैं, हम लोग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऐड कर देते हैं। पिछले वीडियो में हाँ काफ़ी सारे बताए थे, हालांकि सबका अलग अलग होता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऐड हो जाएंगे, मेनली यही ऐड हो जाएंगे तो आपका सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। लेकिन प्रोसेस क्या था, प्रोसेस भी होता है ना, तो वही सब पूरा फुल प्रोसेस मिला करके उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, शॉर्ट में भी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, ऐसे ही थोड़ी ना चिपक जाएगा। जैसे हम भी जानते हैं कि वाटर भी क्या है, H2O है, H2O मॉलिक्यूल है। तो लो भाई, ऑक्सीजन ले आए, हाइड्रोजन ले आए, दोनों को जोड़ दिए, हो गया? नहीं होगा भाई, उसका भी तो प्रोसेस होगा ना।
वाटर बनाने के लिए, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इसका भी है, प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, इनमें प्रोसेसेस होते हैं ढेर सारे, उसके बाद उस प्रोसेसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, तब जा कर के हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, आई बात समझ में आ गई होगी। तो जिसका मुख्य कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इन्वॉल्व होता है इन सारे मेम्ब्रेन्स को बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं कि राइबोसोम्स क्या होता है। ठीक है, यही ना पॉइंट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं भाई? राइबोसोम्स नाम सुन के कुछ तो दिमाग में आता होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है ना, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। अब बात करते हैं क्या कि चलो भाई इसके कुछ तो डिफिनेशन होते होंगे ना, राइबोसोम्स होते क्या हैं? हाँ, राइबोसोम्स के टाइप्स भी होते हैं। उससे पहले थोड़ी सी डिफिनेशन भी जान ले कि राइबोसोम्स होता क्या है, क्योंकि बायो में डिफिनेशन जानना इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिना डिफिनेशन के एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो कुछ तो बताना पड़ेगा राइबोसोम्स का। तो वैसे इसका भी डिफिनेशन होता है, तो हम बताते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या होता है, that are the most important, that are क्या, that are the most important सेल ऑर्गेनल्स हो गए। अभी नहीं, फुल स्टॉप। ठीक है, that are the most important cell organelles। ठीक है, ये क्या होंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल्स होंगे, क्योंकि ये तो प्रोटीन बनाता है ना, तभी तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है भाई। भारी तादाद पे ये प्रोटीन बनाता है। कि that are the most important cell organelles that converts जेनेटिक कोड। और क्या करता है? डैट ऐड कर सकते हैं, जितना बड़ा करना है इसको डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मेनली क्या करना है? एक प्रकार सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, हालांकि डिटेल से बताएंगे। तो ये हो गया हमारा सेल ऑर्गेनल्स डैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड होता है, अरे डीएनए में भाई, डीएनए में डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसी को तो डीएनए बोलता है। डीएनए में ही तो जीन होता है, जीन नहीं पता, डबल हेलिक्स बताएंगे सारे चीज कि डीएनए क्या होता है। अगले टॉपिक, अगले वीडियो में मिल ही जाएगा डीएनए क्या होता है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है भाई, समझ लेना। तो कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, आई बात समझ में। इस जेनेटिक कोड को 1 मिनट, ये जेनेटिक कोड को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पता है प्रोटीन का, टूट करके अमीनो एसिड ही बनते हैं। कैसे बनेंगे उसका भी लेक्चर आएगा। सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करना चाहिए। तो अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और क्या होता है? ये सेल ऑर्गेनल्स, इंपोर्टेंट
क्योंकि यही तो प्रोटीन बनाता है भाई, और प्रोटीन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा गया है। अब बात करते डिस्कवर्ड की, बाद में फंक्शन आएंगे बारी बारी से, तो इसका डिस्कवर्ड जान लेते हैं। हालांकि इसका डिस्कवर्ड 1953 में हो गया था, किसके द्वारा? तो जॉर्ज ई पैलेड, जॉर्ज ई पैलेड नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अब नहीं है लेकिन हुआ करते थे। उन्होंने राइबोसोम्स की खोज की, कब? 1953 में। गूगल पे डायरेक्टली करोगे तो 1955 आएगा। क्या आएगा? राइबोसोम्स का डिस्कवर कब हुआ था? 1955 में। वो भी बताए जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज हुआ था, वही चीज़ 1953 में। तो उस समय इसका जिक्र हुआ था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, SER और क्या होते हैं, RER। ठीक है ना, ये मत डालो, ठीक है, ये होते हैं दो चीज़। ठीक है, कैसे पता चला था कि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं? इसके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। कैसे पता चला था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तभी तो पता चला ना राइबोसोम्स। तो उसी समय क्या हुआ था? खोज हुआ था राइबोसोम्स का 1953 में। हाँ, कुछ थोड़ा सा डिटेल जो बोला जाता है ना, उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो हम लोग कहते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कब दिया गया था, तो दो साल लग ही गए थे, तो 1955 कोई गलत नहीं होगा। डिटेल दिया गया था 1955 में एंड डिस्कवर्ड 1953 में। जिसे सेल का खोज हुआ था 1665 में, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे चीज हुए थे ना, रुडोल्फ वर्च्यू, टी स्वान। तो इन सारे जो साइंटिस्ट थे खोज किए ना बाद में ना, 1665 के बाद ही ना, तो वैसे इसका भी समय लग गया 2 साल, तो खोज किए। चलिए, आए बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है, इट इज also known as पैलेट पार्टिकल्स। इसका साइंटिस्ट से ही नाम उठ गया भाई, पैलेट पार्टिकल्स। आई बात समझ में? पैलेट पार्टिकल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द पैलेट पार्टिकल्स। आई बात समझ में? इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या बोल सकते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम्स, पैलेट पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो हो गया इसका नाम। अब बात करते कंपोजिशन। कंपोजिशन में इसमें कौन कौन से होते हैं? तो भाई RNA होता है, RNA, और प्लस में क्या? प्रोटीन। RNA होता है, प्रोटीन। हाँ, RNA भी होता है, tRNA, mRNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, तो ये सारे चीज़ होते हैं। तो RNA जब पढ़ेंगे ना, DNA RNA, तो उस सब में पता चल जाएगा कि RNA का क्या फंडा है। ठीक है, तो RNA प्रोटीन, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और DNA का वही डायसोबी का लिख ही देता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? कभी कभी इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, कभी कभी इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह देते हैं। कोई गलत नहीं। क्यों कहते हैं भाई, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें राइबो
न्यूक्लिक एसिड होते हैं, साथ में प्रोटीन होते हैं, सारा मिला करके हम लोग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिशन भी हमारा क्लियर हो गया कि क्या होता है। राइबोसोम्स के 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स को जानते हैं कौन से होते हैं। एक हो जाएगा आपका पहला में 20S, एस मतलब क्या होता है, स्वीडवर्ग होता है, ठीक है। और दूसरा 80S। हालांकि 11th क्लास में डिटेल जानना है कि 11th क्लास में ये कैसे क्या अपना करता है, 20S 80S क्या होता है, ठीक है ना। 20S और 80S अब जान लेते कि 20S किस में प्रेजेंट होते, 80S किस में प्रेजेंट होते। तो 20S जो है हमारा वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। 80S ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में 20S पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आपका 80S पाए जाते हैं। खत्म। हाँ, ये बच गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस बढ़िया सा। तो बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो रहेगा इसका, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का काफ़ी सारा डिफरेंस जानेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो समझ में आया कि 20S जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं एंड 80S हमारा रहता है यूकैरियोटिक में, क्योंकि यूकैरियोटिक में हमारा एडवांस सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें 20S रहते राइबोसोम्स। आई बात समझ में? चलिए आप बिल्कुल आई होगी भाई। अब क्या बात करते हैं, सारा चीज़ तो हो गया लेकिन फंक्शन छूट रहा है। तो फंक्शन क्या होगा भाई, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और क्या करेगा, सही बोले ना, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सरफेस ऑफ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाई बात समझ में? तो ये भी होते हैं। तो ये ज़्यादातर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे, नहीं तो फिर ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, नहीं तो इधर उधर स्कैटरिंग हुए रहते हैं, बिखेरे हुए रूप में रहते हैं, ठीक है, इधर उधर चलते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की कि फंक्शन क्या होता है। देखिए इसका राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, ठीक है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन वही है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, इट्स मेन फंक्शन छूट गया भाई। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। दिन का तो अशांति रहता है, छूट क्यों गया, बात यह समझिए कि छूट क्यों गया फंक्शन का। रात के 2 बज रहे हैं, नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करें, बनाना है। दिन में तो अशांति फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहता है, इसका यही काम है। कहाँ पर पाया जाता है, तो इट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसी पे तो आर बन जाता है,
जिस पर नहीं होता वो ACR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ER। राइबोसोम्स का फंक्शन ये हो गया, ठीक है। हालांकि प्रोटीन का बहुत सारा काम है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। होल बॉडी में होल सेल सभी ऑर्गेनल्स को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और क्या होता है जनाब, इसको तो सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, लेकिन जनाब इसको मेम्ब्रेन लेस कहा जाता है। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज मेम्ब्रेन लेस, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन लेस होते, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। आज का लेक्चर एंड होता। आपसे रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। कभी कभार एक आध 2 दिन छूट जाएंगे, लेकिन रेगुलर में। काफ़ी दिन हो गया, मुझे लगता है कि बहुत पहले बनाया था, करीब 20 डेज हो गए होंगे, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा, ठीक है। और राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पढ़ लिए, तो इसके अगला पार्ट क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कमेंट करके बताना कि कैसा लगा राइबोसोम्स का एक्सप्लेनेशन एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो छोटा सा टर्म था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छूटा हुआ था, ठीक है, उसी का टर्म था। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। काफ़ी डिटेल से बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर्ड कब हुआ था, किसने किया था, इसका क्या काम है, ठीक है। पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। हालांकि 11th क्लास में क्या पढ़ना रहता है, 11th क्लास में तो इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना रहता है कि 11th क्लास में इसका राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार। एक कैप टाइप का होता है, 2 चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसे टाइप का होता है, ठीक है ना, और एक ऐसे टाइप का। तो इस टाइप का दिखने में तो ये अंडा लग रहा है, लेकिन इसी टाइप का राइबोसोम्स होता है। क्लास 11th में पढ़ना है, खैर आप क्लास 9th का ही जानिए, ठीक है। लेकिन फिर भी छोटा छोटा आपको एक्सप्लेनेशन करते रहूँगा, छोटा छोटा टर्म्स बताते जाऊँगा, थोड़ा डीपली जाऊँगा, ज़्यादा डीप नहीं जाने का, ठीक है। फिर समझ में नहीं आएगा और एग्ज़ाम में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल वाला तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो उतना डिटेल जानने का नहीं है। हाँ, अगर जानने का उत्सुक है तो फिर मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और क्या करना है, इसके पहले पार्ट जितने भी 1 2 3 4 बने हैं, सारा पार्ट देखना है और कमेंट भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब का हमारा कैसे चल पाएगा। तो मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक कर, जो होता है करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।